आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ने वाले प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और वारंगल एयरपोर्ट के विकास की योजना की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी बेहतर करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बदलावों का सुझाव दिया। उन्होंने हैदराबाद पुणे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए विकाराबाद जिले में अनंतगिरी के पास एक रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी रखा। अनंतगिरी और हैदराबाद के IT हब के बीच ट्रांसपोर्ट लिंक को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में एक स्टेशन बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने मन्नानूर के पास नल्लामाला और सोमशीला के नज़दीक भी स्टेशन बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने शमशाबाद को इस इलाके के लिए एक बड़े बुलेट ट्रेन हब के तौर पर विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित वारंगल एयरपोर्ट की योजनाओं की समीक्षा की। रेवंत रेड्डी ने निर्देश दिया कि एयरपोर्ट का डिज़ाइन काकतीय साम्राज्य की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाला होना चाहिए। टीआरएस के अध्यक्ष के कविता ने आज हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की। कविता ने एक्स पर लिखा, तेलंगाना में कई ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने असल में इस राज्य को बनाया है, फिर भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने राज्य के लिए क्या किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके उलट वहां रहने वाले भारतीय छात्र उनकी अटकलें न लगाई जा सकने वाली नीतियों के कारण लगातार डर में जीते हैं। टीआरएस अध्यक्ष ने कहा कि उनके नाम पर किसी मुख्य सड़क का नाम रखना हमारे अपने लोगों के लिए एक तमाशा है। कविता ने कहा कि ग्लोबल कंपनियां हैदराबाद में निवेश इसलिए करती हैं क्योंकि वे टैलेंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनाफे को अहमियत देती हैं, न कि सड़क पर लगे साइन बोर्ड पर लिखी राजनीतिक तारीफों को। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत स्तर पर ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर इससे कुछ हासिल हो सकता है तो वह है आपके परिवार के सदस्यों के लिए वीज़ा मंजूरी। MLC चुनाव से पहले कर्नाटक के विधायकों को रिसोर्ट में भेजने के कांग्रेस के फैसले पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत ताकतवर है और राज्य के हर मामलों में दखल देती है। जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं उन्हें कमज़ोर करने की कोशिशें की जाती हैं। इसलिए कर्नाटक के CM DK शिवकुमार ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते कैंप लगाया है। मैं इस कदम का समर्थन करता हूँ। MLC इलेक्शन होने वाला है, इसमें केंद्र सरकार हर जगह बीजेपी NDA गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होके वेरेवर जहां अपोजिशन सरकार है वहां पर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको खत्म करने का काम शुरू कर दिए। तो इस वजह से वहां का चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार MLA का कैंप्स लगा रहे। क्यों बोले तो कभी भी कुछ हो सकता। दे आर हॉर्स राइडिंग कर रहे, लोगों को पकड़ना, पैसे देना, उनको ब्राइब बताना, कैसा भी जीतने का काम कर रहे। ये कैंप लगाने से अब अपना सेफ गार्ड के वास्ते, अपना इलेक्शन में मेजॉरिटी के वास्ते, अपना MLC जिताने के वास्ते ये सही काम कर रहा। मैं उनको शुभकामना दे रहा हूँ। नहीं तो बीजेपी कुछ भी कर सकता, ऐसा हर स्टेट में कर रहे। जहाँ मौका मिला अपोजिशन को खत्म कर रहे, तो इसी वजह से वहां का चीफ मिनिस्टर ये कैंप लगाना ये अच्छी चीज है। इसमें उनको कोई मौका नहीं देना बीजेपी को बोलने का मतलब है। BRS नेता राहुल श्रीधर ने कहा कि BRS दिलसुखनगर में बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। ये युवा सिर्फ 5000 खाली पदों को भरने के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार में पुलिस कांस्टेबल के 20,000 पद खाली पड़े हैं। उनकी चिंताओं को सुनने के बजाय लाठीचार्ज करना और गिरफ्तारियां करना सही नहीं है और यह अलोकतांत्रिक है। मेरी मांग है कि सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान दे। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी भर्तियां रुकी हुई हैं या जो भी पद खाली हैं उन पर पर्याप्त भर्तियां की जाए।
पिछली बार चुनावों के दौरान इसी कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया था कि वे सभी खाली पदों को भरेंगे। उन्हें नौकरियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज जिन नेताओं ने उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया था वे ही उन पर पुलिस भेज रहे हैं। उन पर बेरहमी से बल का प्रयोग भी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिदादी के पास प्रस्तावित GBIT के लिए लगभग 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के कर्नाटक सरकार के अंतिम नोटिफिकेशन पर बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में हम किसानों के पक्ष में खड़े रहेंगे। यह उनकी जिंदगी का मामला है। किसान बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जमीन नहीं छीनी जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर। किसानों के समर्थन में हमारा विरोध जारी रहेगा। ये किसी हालत में किसान लोगों के फेवर में हम स्टैंड लेते हैं। किसान का जीवन का प्रश्न है। किसान बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको लैंड को स्वाधीन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ हम सेशन के अंदर और सेशन के बाहर जबरदस्त आंदोलन करेंगे। किसानों के फेवर में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, कुमार स्वामी जी जब मुख्यमंत्री था उस समय क्या राय था, अभी क्या बोल रहा है, वही कुमार स्वामी बोल रहा है ना। ये किसान का भूमि टच नहीं करना बोल के, आप टच मत करिए, वही कुमार स्वामी बोल रहा है। नहीं, पोस्टर डाल रहे हैं क्या, बैनर डाल रहे हैं, वो मैं नहीं देखता हूँ। किसान के फेवर में कुमार स्वामी आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुमार स्वामी बोल रहे हैं वो लैंड को टच नहीं करना, अगर नहीं टच किए तो, अक्वायर किए तो किसानों का जीवन बर्बाद हो जाएगा बोल के। इसलिए कुमार स्वामी क्या बोल रहा है आप सुनिए, टच नहीं करिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे अपने खुले पत्र पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि पत्र बिल्कुल साफ है। उन्होंने मेरे राज्य में यूनिफॉर्म पहनकर 500 से ज़्यादा मार्च किए हैं और रोज़ाना उनकी 4000 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि जब वे कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है तो वे किस कानून के तहत काम कर रहे हैं। मैंने जो पूछा है उसमें मुझे कुछ भी आर्थिक या असंवैधानिक नहीं लगता। अगर आपके पास कागजात हैं तो उन्हें सबके सामने लाइए। अगर सफाई सही साबित होती है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, अगर उनकी सफाई सही नहीं है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस देश में भगवान राम को हिसाब पूछा जा रहा है अयोध्या में, तो इनका हिसाब नहीं पूछना चाहिए क्या? श्री मोहन भागवत जी ने खुद बोला है कि उनका इकोनॉमिक यूनिट रहता है और वो इकोनॉमिक यूनिट ऑडिट होता है, और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे। तो अभी सरकार मांग रही है, जो भी है। अब बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। कागज़ है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियांक ये लो कागज़ चाहिए ना तुम्हें, कागज़ दे दिया। So why are you hiding? What are you hiding? And you tell me, when the government is asking clarification तो बनता है ना। अगर clarification सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो clarification ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले, और जो कागज़ तैयार करना है कर ले। लेकिन सर वो ये कब बोला मैंने? उस लेटर में कुछ लिखा है क्या बैन करने कर रहा है करके, कर्नाटक सरकार हो या मैं हो? Have I ever said that? Tell me in that letter, where have I even suggested that if you do not produce documents, we will review your activities in public domain? Have I said that? Have I used the word ban? Have I used the word dharma? Have I used the word Hindu? Have I used the word religion? I have not used any of these words. अब आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, हिंदू धर्म कभी रजिस्टर हो सकता है क्या? मैंने कब मांगा हिंदू धर्म रजिस्टर करो करके? मैं तो ये संगठन जो है, और जो विचेवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन रहने दीजिए, वो संविधान के तहत ही चलना चाहिए, कानून के चौकट में ही चलना चाहिए।
राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे के आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर लिखे गए पत्र पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि आरएसएस पिछले 100 सालों से देश के लिए काम कर रहा है। संघ चंदा नहीं मांगता, रोजाना के कामों का खर्च गुरुदक्षिणा से चलता है जो स्वयंसेवक हर साल देते हैं। संघ ने सरकार से भी कभी पैसे नहीं मांगे। आरएसएस 100 साल से देश के लिए काम कर रहा है। संघ डोनेशन नहीं मांगता है। स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा अर्पण करता है। स्वयंसेवक का गुरुदक्षिणा के वजह से संघ का डेली एक्टिविटीज़ का एक्सपेंडिचर वहाँ स्वयंसेवक देता है। स्वयंसेवक के पैसा से संघ काम करता है। संघ एक पारिवारिक जैसे संगठन है। परिवार में क्या होता है ऐसा ही संघ में होता है। संघ अभी तक सरकार के सामने भी पैसा नहीं मांगा है, किसी के सामने डोनेशन भी नहीं मांगता है। केवल साल में एक बार स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा देता है, उसके हिसाब रखा है संघ और हर साल रखता है। उसके माध्यम से उसका एक्सपेंडिचर करते रहता है। दूसरा, रजिस्टर करने के लिए संघ कंपनी नहीं है, सोसाइटी भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है। संघ समाज को संगठन करने के लिए पैदा हुआ है। समाज के अंदर एक संगठन नहीं है, समाज को संगठन करने के लिए पैदा हुआ एक सांस्कृतिक के जैसे संगठन है। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने आज कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना पर विचार करने और इस पहल के बारे में राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुंचाने के लिए 4 मंत्रियों की एक कैबिनेट उप समिति बनाई गई है। सतीशन ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि यह फैसला उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सब कमेटी में मंत्री एन शमसुद्दीन, रोजी एम जॉन, पीसी विश्वनाथ और एम लीजू शामिल होंगे। उनके अनुसार राज्य को उन स्कूलों को चुनने की आज़ादी भी होनी चाहिए जहां यह योजना लागू की जाएगी। सतीशन ने यह भी कहा कि राज्य को प्रधानमंत्री स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया के तहत 99 करोड़ रुपए मिले हैं और केंद्र ने इस योजना के लिए 106 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ही इसे योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया था और इसके लिए फंड भी लिया था, इसलिए हमें इस योजना को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा टेलीग्राम पर बैन लगाने के बारे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह सही है। शिक्षा व्यवस्था और पूरी परीक्षा प्रणाली में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो माफिया है उसको हिट करने की ज़रूरत है, छात्रों को। सही बात। जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और ये जो पूरा सिस्टम है एग्जाम का, इसमें कई लोग हैं जिनको सुधारना पड़ेगा। मैम, ये कैंपेन विल बी टेकन फॉरवर्ड इन ऑल इंडिया, विल कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। राम मंदिर चंदे के मामले की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा 3 सदस्यों की एसआईटी बनाने पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भक्तों का पैसा चुराने से कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। वे भक्त जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। बीजेपी जो यह दावा करती है कि राम मंदिर उन्हीं की वजह से बना है, उसी के राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है कि श्रद्धालुओं के पैसे भी आप चुरा लें। वो जो पूरी निष्ठा, श्रद्धा और धन, सनातन की बात करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, आपने उनका भी चढ़ावा अपनी जेबों में कर लिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जिसके अंतर्गत पूरा श्रेय लेते हैं कि ये जो राम मंदिर बना उनकी वजह से बना, इसमें और इतना बड़ा घोटाला है। अब जैसी एसआईटी के सामने जो चीजें आएंगी और जो ये उजागर हो रहा है, इससे बड़ा घोटाला पाया जाएगा
कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं वोट पाने के लिए। इनकी ना ही श्रद्धा है, ना ही भक्ति है, ना धर्म में विश्वास है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।